Hello dear students, welcome once again. Today we will continue our remaining part of chapter 4 in history with the remaining point. Our next point is Jabd and Jamidar. So we will discuss about this point. The main source of income available to Mughals rulers was tax on the produce of the peasantry. किसान जो पिसेंट थे, जो किसान थे, वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उस पर जो टैक्स होता था, मुग़ल रूलर्स एज ए इनकम उसी टैक्स को गेन करते थे। वो एक सोर्स था उनकी इनकम का। बहुत इन मोस्ट पैलेसेस पीसेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल elites, that is the headman or the local chieftains. The Mughals used one term, jamidars, to describe all intermediaries, whether they were local headmen or village or powerful chieftains. ये एक मेन सोर्स था मुग़ल रूलर्स की इनकम का कि वो पिसेंट्स से, वहाँ के फार्मर्स से जो टैक्स कलेक्ट करते थे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर ये पिसेंट्स टैक्स जो पे करते थे वो कुछ चीज़ों के रूप में भी करते थे। जो हेडमैन होता था या फिर लोकल चिफ्टेंस होते थे, गांव के जो मुखिया होते थे, उनको ये टैक्स देते थे, पे करते थे। और मुग़ल्स के लिए ये जो चिफ्टेंस या हेडमैन होते थे एज ए ज़मींदार वर्क करते थे। एक ये इंटरमीडिएटर का काम करते थे। ये लोगों से, ये जो लोकल हेडमैन थे या जो विलेज के जो पावरफुल चिफ्टेंस थे, ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करके फिर ये मुग़ल्स रूलर्स को पे करते थे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर Todermal carried out a careful survey of crops, yields, prices, and area cultivated for a 10-year period 1570 to 1580. अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टॉडरमल वॉज अ इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने एक केयरफुल सर्वे किया क्रॉप्स का, उनके प्राइजेस का और उस एरिया का जिसपे ये क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती थी 10 ईयर पीरियड के लिए 1570 से लेके 1580 तक। ऑन द बेसिक ऑफ दिस डाटा, इस डाटा के बेस पर टैक्स को फिक्स कर दिया गया हर क्रॉप के लिए कि कितना कैश उस क्रॉप से लिया जाएगा एज ए टैक्स। ईच प्रोविंसी वॉज डिवाइडेड इंटू रिवेन्यू सर्कल। और हर प्रोविंसी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को, प्रोविंसी मीन्स एक स्टेट को, एक राज्य को रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया गया। वहाँ का हर जो रेवेन्यू का शेड्यूल था, जो रेट्स थे इंडिविजुअल क्रॉप्स पर डिफरेंट रेट्स थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नॉन एज जब्त, और इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त नाम से जाना जाता है। इट वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। ये सब चीज़ें वहीं पर लागू की गई, उन्हीं एरियाज़ में जहाँ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्वे किया था लैंड का और बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली अकाउंट का काम देख रहे थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसीज सच एज गुजरात एंड बंगाल। लेकिन कुछ प्रोविंसीज ऐसी थी जैसे कि गुजरात और बंगाल, वहाँ पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इन सम एरियाज जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कहीं कहीं पर कुछ जमींदारों ने अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव दैम टू रिबेलियन। और अगर ये मुग़ल जो प्रशासन के जो कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले थे मुग़लों के लिए, अगर वो इनके खिलाफ़ बोलते थे तो ये लोग उनके खिलाफ़ रिबेलियन कर देते थे। समटाइम्स जमींदार एंड पीसेंट ऑफ सम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी। कभी कभी जमींदार और जो किसान थे वो मिलकर मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ रिबेल कर देते थे। दीज पीसेंट रिवॉल्ट चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर। और ये किसानों के जो ये रिवॉल्ट्स थे, ये विद्रोह थे, ये एक चैलेंज थे मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए। 17th सेंचुरी के लास्ट तक ये मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए एक चैलेंज बन गए थे। नाउ वी विल लुक अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज़। अब हम एक छोटी सी झलक देखेंगे अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलेबरेटली डिस्कस बाय द अबुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा। In particular, in its last volume, the Ain Akbari was the last volume of Akbarnama. Akbarnama is a biography of अकबर। ये अबुल फजल ने लिखी थी, अकबर की ये आत्मकथा थी। और इसका जो लास्ट पार्ट था आईन अकबरी, उसके हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उस टाइम का, उसके बारे में अबुल फजल ने डिस्कस किया था इस बुक में। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया था कि एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसीज़। एम्पायर को प्रोविंसीज़ में डिवाइड कर दिया गया और इन प्रोविंसीज़ को सूबा बोलते थे।
और हर प्रोविंसीज़ को जो गवर्न करता था उसे सूबेदार कहते थे। और दोनों ही तरह के फंक्शन, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री फंक्शन हो, उन्हें देखभाल करना सूबेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ईच प्रोविंसी ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। हर प्रोविंसी में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, या फिर उसे दीवान बोलते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसी द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। किसी भी प्रोविंसी में पीस और ऑर्डर लागू करने के लिए, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए सूबेदार को कुछ दूसरे ऑफिसर्स भी हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। सच एज मिलिट्री पे मास्टर, मिलिट्री को तनख्वाह देने के लिए जो काम करते थे, जिन्हें बख्शी बोला जाता था, वो हेल्प करते थे इन सूबेदार की। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिन्हें सदर कहते थे, वो हेल्प करते थे। मिलिट्री के जो कमांडर होते थे, जिन्हें फौजदार कहते थे। और टाउन पुलिस के कमांडर जिन्हें कोतवाल कहते थे। ये सब अदर ऑफिसर्स थे जो सूबेदार के किसी भी प्रोविंसी के वर्क में उसकी हेल्प करते थे, उसे सपोर्ट करते थे। Now we will read about the Akbar nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. अकबर के जो दरबारी थे वो बड़ी आर्मी रखते थे अपने पास, और उसके लिए लार्ज रेवेन्यू को कलेक्ट करने की नीड होती थी। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of 17th century many nobles had built independent network of their own. पहले तो ये सारी चीज़ें एम्पायर के अंदर सब कुछ एफिशिएंटली चलता रहा, लेकिन 17th सेंचुरी के लास्ट तक जो नॉबल्स थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिया था खुद का। देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड, उनकी जो वफादारी थी एम्पायर के लिए वो कमज़ोर हो गई थी, और उन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, अपने बारे में सेल्फ इंटरेस्ट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570 ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमा, ब्राह्मण्स, ज्यूइस्ट, प्राइस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जेरोस्ट्रियंस। जब 1570 में अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने रिलीजियस मैटर पर डिस्कशन करना उलेमाओं से, ब्राह्मण से, जूइस प्राइस्ट से, रोमन कैथोलिक से और ज़ोरोएस्ट्रियन से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना, और इस डिस्कशन ने बाद में इबादत खाना का रूप ले लिया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल, वो लोगों के धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज थे डिफरेंट पीपल्स के, उनमें इंटरेस्ट लेने लगा। अकबर्स इंटरेक्शन with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were often bigots. अकबर के इस इंटरेक्शन की वजह से अकबर को लगा कि जो लोगों के डिफरेंट फेथ्स हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके उसे रियलाइज़ हुआ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो अपने इन रिचुअल्स को, इन डॉगमा को लोगों के ऊपर थोपते हैं, इसलिए इन्हें बाइगॉट्स कर देना चाहिए। Their teaching creates division and disharmony amongst his subject. उन्होंने अकबर को लगा कि जो ये टीचिंग है ये लोगों में डिसहारमनी क्रिएट करती है। एंड दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू आइडिया ऑफ सुलह-कुल, और इसी वजह से अकबर को सुलह-कुल सुलह-कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस, ये आइडिया आया। और दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलम, और इस आइडिया की वजह से उसे लगा कि किसी भी तरीके से लोग, मेरे जो साम्राज्य है उसमें किसी भी रिलीजन के लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें किसी भी धर्म को लेकर किसी भी तरह की वो चीज़ों को ना फेस कर सके। इंस्टेड इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। वो चाहता था कि उसके साम्राज्य में ऑनेस्टी हो, जस्टिस हो, पीस हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुई ये सारी चीज़ें। अबुल फजल ने अकबर को उसके गवर्नेंस के वर्क में ये सब चीज़ें फ्रेमिंग करने में उसकी हेल्प की, और उसका जो ये सुलह-कुल का आइडिया था, ये दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इस सुलह-कुल की नीति को फॉलो किया अपने साम्राज्य के टाइम में। नाउ वी विल डिस्कस द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब हम 17th सेंचुरी और उसके बाद मुगल एम्पायर में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। The administrative and military efficiency of Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity.
जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुग़ल एम्पायर की, बाद में इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी में बदल गई। काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ पर। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उस टाइम पे इंडिया एक फेबल लैंड थी वेल्थ की, बट दी सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। लेकिन कुछ विजिटर्स ने ये भी कहा कि साथ साथ गरीबी भी थी, पॉवर्टी भी थी, जो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी और दूसरी तरफ गरीबी भी अपनी जगह बना रही थी। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी समाज में, असमानता बढ़ रही थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of total of 8,000। जो डॉक्यूमेंट हैं 20th ईयर शाहजहाँ के शासनकाल के टाइम में, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे उनका नंबर था 445। टोटल 8,000 में से सिर्फ 445 लोग ही उनके पेपर्स वर्क में थे। दिस स्मॉल नंबर, ये जो छोटा सा नंबर था, मेर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार। ये टोटल नंबर ऑफ मनसबदार में से सिर्फ 5.6% ऑफ मनसबदार थे। रिसीव्ड 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज। ये जो पूरे एम्पायर से अपने ट्रूपर्स के लिए और अपने लिए जो सैलरी गेन करते थे, जो सैलरी रिसीव करते थे, वो 61.5% था टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू का। पूरे एम्पायर में जो रेवेन्यू आता था उसका 61%, ये 5.6% लोग लेके जाते थे। द मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुगल एम्परर्स थे और उनके मनसबदार थे वो एक बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड लाइफ जी रहे थे। उनकी जो इनकम थी, बहुत सैलरीज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी मनसबदार की। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशन एंड पिसेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था उन आर्टिशंस और पिसेंट्री वर्कर्स के लिए जो इन्हें गुड्स की या फिर अदर थिंग्स की सप्लाई करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे उनके हाथ में बहुत कम ही रेवेन्यू का कलेक्शन जाता था, जिससे कि वो चीज़ों को और अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकें। द पीसेंट एंड द आर्टिशन, और सबसे ज़्यादा ख़राब हालत थी पीसेंट्स और आर्टिशंस की। द पुअरेस्ट अमंगेस्ट दैम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। गरीब लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हैंड टू माउथ, कलेजा मुँह को आना, इट मीन्स उनकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। द वेल्थियर पिसेंट्री एंड आर्टिशन ग्रुप, द मर्चेंट एंड बैंकर प्रॉफिटेबल इन इकोनॉमिक वर्ल्ड। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अमीर कौन थे? जो धनी पेसेंट्री थी, जो बड़े किसान थे, या फिर बड़े आर्टिशनल ग्रुप थे, या बड़े बड़े व्यापारी थे, या जो लोग पैसा देते थे लोगों को कर्ज पर, वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वर्ल्ड में हाईएस्ट पोजीशन पर थे। वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे थे। द एनॉर्मियस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। जो बहुत ज़्यादा खजाना और रिसोर्सेज जो मुग़ल राजाओं के द्वारा कमांड किया गया, उसने उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बना दिया 17th सेंचुरी में। जो इन राजाओं से, जो मनसबदारों ने को खजाना मिला, उससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए 17th सेंचुरी के लास्ट तक। एज द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, जैसे जैसे मुग़ल एम्परर की जो अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ही सर्वेंट एमर्ज एज पावरफुल, उनके नौकर ज़्यादा ताकतवर होने लगे, वो पावर ऑफ सेंटर बन गए उनके साम्राज्य में। दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टीज़ एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और उन्होंने कुछ नई डायनेस्टीज़ आ गई और उन्होंने इन प्रोविंसेस पर अपना अधिकार कर लिया, जैसे हैदराबाद और अवध। ये कुछ नई डायनेस्टीज़ के अंडर में आ गए। Although they continue to recognize the Mughal emperor as Delhi as their master by the 18th century, the provinces of empire had provinces of
recognize the Mughal emperor in Delhi as their master by the 18th century of provinces of empire has consolidated their independent political identities, and we will read about these identities or political independent in chapter 10. 18th सेंचुरी के एंड तक जो प्रोविंसीज़ थी मुग़ल एम्पायर की, उन प्रोविंसीज़ में ज़्यादातर दूसरी डायनेस्टीज़ ने अपना कब्जा कर लिया था, और जो मुग़ल एम्परर थे उन्हें वो एज ए मास्टर तो मानते थे कि वो दिल्ली के एम्पायर हैं, पूरी इंडिया के एम्परर हैं, वो दिल्ली एम्पायर उनके अंडर में हैं, वो उन्हें एज ए मास्टर तो रिकग्नाइज़ करते थे, बट इन प्रोविंसीज़ पर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और वो मुग़ल अथॉरिटी से जो उन्हें मनसब मिली थी उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उस रेवेन्यू से वो बहुत ज़्यादा वेल्दियर होते जा रहे थे। इस तरह उन्होंने सारे मुग़ल धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य जो मुग़ल एम्पायर था वो अपने डिक्लाइन पर पहुंच गया, एंड औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर। उनके बाद और भी मुग़ल एम्परर हुए, बहादुर शाह जफ़र वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर, बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया। वी विल रीड अबाउट दिस things in our next chapters of this book. Thank you. Have a nice day.